मैडम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिसंबर 13 को एक जीआर निकाला जहां पे उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक काम हैं, रस्तों के हो चाहे ड्रेनेज के हो कहीं नालों के हो, वो तुरंत स्थगित होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, रुकने चाहिए, क्योंकि पेंडिंग कामें पहले की बहुत थी। लेकिन इसके वजह से जो गांव के रास्ते, पूरे महाराष्ट्र का इशू है और सारे एमपीज मुझसे सहमत। माननीय सदस्य, विषय क्या है आपका? सार्वजनिक कामों का जो जीआर है वो नो मनरेगा आपने जो यहाँ विषय दिया है मनरेगा से संबंधित है। नरेगा का ही है मैम, नरेगा का ही है। जो नरेगा के काम है, सार्वजनिक काम है नरेगा के, वो रुकवाए गए हैं महाराष्ट्र शासन की तरफ से। और जो जितने भी सार्वजनिक काम है रस्तों के, वो बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से दिसंबर से महाराष्ट्र में एक भी रास्ते का काम नहीं हुआ है। जो खेत से जुड़ने वाले रास्ते हैं, गांव को गांव से जुड़ने वाले रास्ते हैं, रिवर के ऊपर के रास्ते हैं, नाले के ऊपर के रास्ते हैं, सब महाराष्ट्र में बंद है दिसंबर 13 ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 100 दिन के जो नरेगा के जो काम है, उसका जो पेमेंट है केंद्र शासन से, वो भी 2 महीनों से बंद है। 100 दिन का पेमेंट केंद्र शासन का जो है वो बंद है। 100 दिन के ऊपर जब 20 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, उसका भी जो स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं आया है। मेरे मन में सवाल ये आता है, क्या ये पैसे कहीं और डाइवर्ट किए गए हैं कोई और योजना के लिए, क्योंकि इलेक्शन जीतना चाहते थे? ये सवाल है, क्योंकि अगर गांव में रास्ते का काम नहीं हो रहा और उसके लिए जीआर आया है कि सारे काम बंद होने चाहिए, तो ये चिंताजनक चीज है। और मैं आपके माध्यम में से सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये जो जीआर है उसके ऊपर आप तुरंत स्टे लाए, ताकि महाराष्ट्र में जितने भी पानन रास्ते, जिसको हम पानन रास्ते कहते हैं, सार्वजनिक कामें शुरू हो, तुरंत ये जीआर को स्थगिति मिलनी चाहिए। ऐसे में आपके द्वारा निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री त्रिवेंद्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ की गंभीर और आवर्ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन से तत्काल ध्यान की मांग करती हूं। हाल ही में जुलाई और अगस्त 2024 में बाढ़ ने अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डाला है। 1 अगस्त 2024 को भारी वर्षा के कारण घरों के ढहने और बाढ़ से 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए। हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली जिलों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव देखा गया। हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गई, सूखी नदी उफान पर आ गई, जिससे अनेक वाहन बह गए और भूपतवाला, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर गया। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। गंगा और सोलानी नदियों से आई बाढ़ ने विशेष रूप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन नदियों में अचानक छोड़े गए पानी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्टों के मुताबिक 53,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है। कृषि और स्थानीय व्यवसायों पर इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है। मेरी सरकार से मांग है कि गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। बांधों से पानी छोड़ने की जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, उसी को अपनाया जाए। एक वैज्ञानिक और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाकर धीरे धीरे पानी छोड़ा जाए, ताकि बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सके। बाढ़ से प्रभावित किसानों को समय पर और उचित मुआवजा दिया जाए। फसल नुकसान का आकलन करके उचित मुआवजा तय किया जाए। मुआवजा राशि के लिए भी एक अवधि
जो 3 महीने की होनी चाहिए उसको समयावधि के अंतर्गत उसको किया जा सके, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति संभल सके। नदी के मार्ग की सफाई और विस्तार किया जाए। गंगा और सोलानी नदियों के जलमार्ग की सफाई और गहराई बढ़ाई जाए, ताकि अधिक पानी को धारण किया जा सके और बाढ़ की संभावना को कम किया जा सके। सिडको औद्योगिक क्षेत्र से नदी में गिरने वाले रासायनिक कचरे पर रोक लगाई जाए, ताकि भूमि की उर्वरता ये बची रहे। समुदाय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए। प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए जाएं और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं और जो गंगा के तट हैं उन तटबंधों को मजबूत किया जाए, ताकि किसानों को, जो विशेष रूप से गन्ना किसानों को भारी नुकसान इस सीजन में होता है, उससे बचा जा सके। माननीय सदस्य श्री विप्लव कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान असम अगरतला NH8 खस्ता हाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वो त्रिपुरा के लाइफलाइन है, ग्लोबल ईस्ट के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन जाती है। वो सरकार की एक्टिस्ट पॉलिसी के सरकार बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। 371 किलोमीटर लंबा NH8 त्रिपुरा राज्य के देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ता है। NHIDCL द्वारा निर्मित वो क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की महत्वपूर्ण स्थानों का होकर गुजरता है। चौड़ाईबारी और सनीचौड़ा के बीच 11 किलोमीटर का हिस्सा बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे अक्सर दुर्घटना होती है। उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी असम आसपास के पहाड़ियों से मिट्टी सड़क पर भर जाती है, जिससे वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोगों को आना जाना करना इसमें मुश्किल आ रहा है। NHIDCL उदासीनता कारण से इस रोड का जो मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो रोड के क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि NHIDCL जो भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ दिया जाता है वो लोएस्ट बिड के तहत दिया जाता है। NHI बहुत जगह में मैंने देखा मेरिट के बेस में भी काम दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उस रोड को चाहे तो मेरिट के आधार पर दे के अच्छे से काम कराए, क्योंकि 7 महीने वहाँ बारिश होता रहता है। तो इस तरीके से लोअर क्वालिटी का काम जब दिया जाता है लोएस्ट बिड में, तो 6 महीने के अंदर रोड खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राजमार्ग मंत्रालय में आग्रह करना चाहता हूँ, इसको विशेष दृष्टि से देखें, क्योंकि वो त्रिपुरा का लाइफलाइन है, और तुरंत इसको मरम्मत करें और इसके लिए NHIDCL की किसी एक कमेटी बना के इसको देखभाल कर ऐसा व्यवस्था करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़ी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मैं आज आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कुछ कहना चाहती हूँ कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपके मंत्रालय द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया, बल्कि आम नागरिकों को, खासकर ग्रामीण परिवारों और किसानों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद की है। मैं मध्य प्रदेश के सांसद लोकसभा से आती हूँ, जहाँ 70% क्षेत्र आज भी ग्रामीण अंचलों में रहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब तक कितने सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? क्या हर गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है? साथ ही कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए किसानों को सोलर
पैनल पर विशेष अनुदान देने की दिशा में आपकी क्या आगामी कार्य योजना है, ताकि हमारे किसान भाई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त स्मार्ट विलेज विकसित करने की दिशा में आपके मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आगामी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे गांव में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो और महिलाएं व किसान सशक्त हो। माननीय सभापति महोदया, मैं चाहती हूं कि मेरी लोकसभा में 650 ग्राम पंचायतों में 3300 गांव आते हैं जो स्मार्ट विलेज बने और सभी में सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा मिले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री योगेंद्र चांदोलिया जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके समक्ष इस सदन में दिल्ली के भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार मिले, वह आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के भूमिहीन लोगों और किसानों को प्रभावित करने वाले एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। वर्ष 1975-76 में तत्कालीन भारत सरकार के कार्यकाल में उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन अफसोस ये है कि आज तक उन्हें मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया। 49 साल के बाद भी वह लोग मालिकाना अधिकार के लिए दर दर घूम रहे हैं। मालिकाना अधिकार से इनकार के परिणाम स्वरूप इन किसानों और भूमिहीन लोगों के लिए भारी कठिनाई और अनिश्चितता पैदा हो गई है। दिल्ली के भूमिहीन किसानों को मालिकाना अधिकार के साथ मिलने वाले ऋण सुविधाओं, बीमा और अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा वे लगातार बेदखली के खतरे में रहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिल पा रहा। अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ आवंटित कृषि भूमि 1975 में आवंटित की गई थी, परंतु आज तक मालिकाना अधिकार अनुसूचित जाति के किसानों को पिछले 50 वर्षों में नहीं दिया गया है। ये न्याय, समानता और मानव अधिकार का मामला है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से इन भूमिहीन लोगों और किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक समय सीमा के भीतर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा ये प्रश्न 5 दिसंबर को मैंने लगाया था। उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो मुझे उत्तर दिया था, उस समय की तत्कालीन सरकार जो जा रही है, उन्होंने इस सदन को और माननीय मंत्री महोदय को जो आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े झूठे आंकड़े उन्होंने दिए थे। उन आंकड़ों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि लगभग 3204 एकड़ जमीन के वो लोग हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।